So today we are going to discuss an other clinically very important topic. देखेंगे ये clinically बहुत ज्यादा important topic है। तो पहले मैं इस टॉपिक को ना हम बेसिक समझेंगे कि अगर किसी पेशेंट में शॉक डेवलप होता है तो पहले वो डेवलप किस तरह होता है। ठीक है। दूसरे नंबर शॉक की डेवलपमेंट की वजह से बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं। फिर तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, जो आपकी बुक के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है इंशाल्लाह उसको हम रीड करेंगे, क्योंकि जो एमसी पहले हम कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो आपके एमसीक्यूज आते हैं ना, असल में यूएस असेंबली के अंदर या किसी और एग्जाम के अंदर भी, तो वो जो आपकी बुक ने ग्राफ बनाया हुआ है ना, वो उस ग्राफ से एमसीक्यूज आते हैं। तो इंशाल्लाह उस ग्राफ को हम अच्छी तरह पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर लास्ट में हम कार्डिक टेम्पोनेट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा जो 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर ना ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इजी। ठीक है। तो व्हाट इज द शॉक? शॉक हम कहते हैं कि सर शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इज अ लाइफ इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, कि बहुत खतरनाक कंडीशन है। इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर्स, ये होती क्यों है, दैट अकर्स ड्यू टू दैट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। तो बच्चों जब आपकी कार्डिक आउटपुट कम होती है ना, तो कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट को शॉक होता है। कार्डिक आउटपुट आपकी कम होगी, सडनली अगर कार्डिक आउटपुट कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉक है। अब कार्डिक आउटपुट होने की वजह से, कम होने की वजह से बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज कार्डिक आउटपुट एंड कॉज द, और ये क्या कॉज करती है, एंड कॉज द लो परफ्यूजन, ओ माय गॉड, एंड कॉज द लो परफ्यूजन ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी टिश्यूज। तो अगर आप इस डेफिनेशन को समझो ना, तो बच्चों डेफिनेशन के अंदर हम आपका पूरा जो शॉक का कंसेप्ट है ना उसको अप्लाई कर चुके हैं। मैंने इस डेफिनेशन के बनाए हैं 3 पार्ट्स, अगर आप गौर करो। सबसे पहला पार्ट ये कह रहे हैं कि सर जो शॉक है हमारे पास, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये एक अक्यूट कंडीशन है, जिससे हमें जितनी जल्दी पॉसिबल होता है उसकी उतनी जल्दी हमने इसको ठीक करना होता है। दूसरे नंबर पर जो शॉक होता है ये किस वजह से होता है, तो हमने बात की कि सर जब भी कार्डिक आउटपुट कम होती है ना, वट एवर द रीजन, वट द रीजन, जब आपके पास कार्डिक आउटपुट कम होती है तो उसकी वजह से पेशेंट को शॉक होता है। तो फिर सर कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से क्या होता है, तो कार्डिक आउटपुट जब कम होगी, आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो आपकी बॉडीज के टिश्यूज या जो मल्टी सिस्टम्स हैं, आपका लीवर हो गया, जीआईटी हो गया, किडनी हो गया, आपकी स्किन होगी, आपकी आईज होगी, आपका ब्रेन हो गया, इन तमाम को जो ऑक्सीजन है वो बच्चे कम मिलती होती है। जब उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी तो वो हाइपोक्सीमिया वाली कंडीशन होगी। और अगर थोड़ी सी ज्यादा देर के लिए बच्चे ऑक्सीजन ना मिलेगी तो हमारे पास टिश्यू नेक्रोसिस की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए आप खुद ही समझ लो कि शॉक को आपने तीन जो पार्ट्स है ना उसके अंदर डिफाइन किया है। एक्यूट कंडीशन है, क्यों होती है, मेन चीज है कि इसके अंदर कार्डिक आउटपुट बच्चे आपकी कम होती है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और जब कार्डिक आउटपुट कम होगी तो जो आपकी बॉडी के टिश्यूज हैं इनकी परफ्यूजन नहीं होती। इसलिए जो बुक्स है ना, डिफरेंट बुक्स हैं, वो शॉक को डिफाइन इस तरह करती है, लो बॉडी टिश्यूज परफ्यूजन, कि जो बॉडी के टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, उस स्टेट को भी हम शॉक कहते हैं। तो वो क्यों नहीं मिल रही होती, असल में रीजन ये होता है कि उसकी कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है उस पेशेंट के, हार्ट की। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर हमें समझ तो आ गया है कि जो हमारे पास जो शॉक है ये क्या चीज होती है, कि शॉक के अंदर पेशेंट के अंदर जो कार्डिक आउटपुट है वो कम होती है, और जब कार्डिक आउटपुट कम होती है तो उसकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कम होती है। ठीक है बच्चों। अब मैंने आपके हार्ट के अंदर ना, सॉरी यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपकी पूरी बॉडी की सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरे नंबर पर हमने पल्मोनी सर्कुलेशन यहाँ पर ड्रा की हुई। और अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई ना, समझो आपको शॉक वाले सारी इसकी टाइप्स भी समझ आ जाएंगी, और इसका जो कोर कंसेप्ट है इंशाल्लाह वो भी आपको समझ आ जाए। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इंफीरियर वेना के। बच्चों आपने मेरा साथ देना, आपने सर्कुलेशन को समझना है सर। सबसे पहले ये क्या सर, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। अब इंफीरियर वेना केवा से ये ब्लड आ रहा है ऊपर की तरफ, और ये कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों इंफीरियर वेना केवा से और ऊपर की तरफ अगर आप देखो, ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा। और इन दोनों से ब्लड आपके पास कहां पर आता है, राइट एट्रियम के अंदर, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से
ब्लड आपके पास आता है राइट एट्रियम के अंदर, पहली बात ये होगी। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर जाता है सर? राइट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर जाता है सर? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। फिर ये पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। देखो, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा मुझे आप बताएं कि पल्मोनरी आर्टरीज कितनी होती हैं और पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं? हैं जी, हाउ मेनी पल्मोनरी आर्टरीज एंड हाउ मेनी आर पल्मोनरी वेन्स? दो आर्टरीज होती हैं, चार वेन्स होती हैं। वेरी गुड डॉक्टर किरण। डॉक्टर किरण ने कहा कि सर हमारे पास दो आर्टरीज होती हैं और चार वेन्स होती हैं, और ये आपने बात है बिल्कुल भी नहीं भूलनी, बिल्कुल बेसिक सी बात है, और हमें बाजू का नहीं पता होता कि दो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, चार पल्मोनरी वेन्स। अब देखो, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है कहाँ पर सर? लंग्स की तरफ। तो ये आपके लंग्स की तरफ ब्लड आ गए, और लंग्स से ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेट होता है वहां पर लंग्स के अंदर। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दी और ब्लड ने ऑक्सीजन ली, गैसेस एक्सचेंज करने के बाद ब्लड हमारे पास आता है पल्मोनरी वेन्स के अंदर। यहाँ पर देखो, इधर से भी आया आपके पास लेफ्ट लंग के पास, ये आपका लेफ्ट लंग है। और अब यहाँ से भी ब्लड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को देता है, वहां से ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेके ब्लड हमारे पास कहाँ पर आ जाता है? पल्मोनरी वेन्स के अंदर। ये पल्मोनरी वेन्स होती है। एंड हाउ मेनी पल्मोनरी वेन्स आर इन नंबर सर? फोर इन नंबर। एंड हाउ मेनी पल्मोनरी आर्टरीज आर इन नंबर? टू नंबर। ठीक है। जब पल्मोनी वेन्स पे ब्लड आएगा तो पल्मोनी वेन्स हमारे पास ब्लड को कहाँ पर ड्रेन करती है सर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये आ गया लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम ब्लड कहाँ पर ड्रेन करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ब्लड को कहाँ पर ड्रेन करता है सर? हमारी अयोटा के अंदर। कहाँ पर ब्लड को ड्रेन करता है? अयोटा के अंदर। और हमने कहा था कि सर कार्डिक आउटपुट या जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कम्स आउट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिंगल कॉन्ट्रैक्शन। कि जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एक दफा कॉन्ट्रैक्ट होके जो ब्लड आपके अयोटा के अंदर फेंकते हैं उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। या अगर हम कार्डिक आउटपुट को देख लें तो एक मिनट के अंदर कितना लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड आपके अयोटा के अंदर फेंकता है उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते होते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने बच्चों ब्लड भेजा कहाँ पर? आपके पास है अयोटा के अंदर। फिर अयोटा से ब्लड आपके पास यहाँ पर आपकी अपर लिम्स के अंदर भी जाएगा, इधर से हमारे पास आपका जो ब्रेन है वहां पर भी जाएगा। और उसके अलावा इसकी पूरा आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स है, देखो थ्रेसिक अयोटा, ये थ्रेसिक है, यहाँ पर एब्डोमिनल अयोटा ये बन जाता है आकर। फिर एब्डोमिनल अयोटा से आपकी किडनी को ब्लड मिलता है। उसके अलावा हमारे पास जो लीवर है, लीवर को भी इनडायरेक्टली ब्लड मिलता है। वो हमारे पास दूसरी तरफ पोर्टल वेन बनेगी, फिर पोर्टल वेन से डायरेक्टली ब्लड मिल रहा होता है लीवर को। और हमारे पास डायरेक्टली भी 20% इसको डायरेक्टली ब्लड मिलता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि सर आगे जाके हमारे पास जो मेजेंटेरिक आर्टरी मिलती है, और मेजेंटेरिक आर्टरी से जो आपका जीआईटी ट्रैक है उसको ब्लड मिलता है। और उसके अलावा जो हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटीज है, तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखी हैं जिनको जो आपका हार्ट है ना ये ब्लड सप्लाई करता है। वैसे तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ यहाँ पर ड्रॉ कर लिया कंसेप्ट समझने के लिए। और फिर यहाँ से लोअर लिम्ब से ब्लड दोबारा आपके पास इंफीरियर वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और फिर इंफीरियर वेना केवा से राइट एटीएम के अंदर आता है। अब मेन चीज सर हमने हमने ये बात डिस्कस की थी कि शॉक के अंदर क्या होता है सर? कार्डिक आउटपुट आपकी कम होती है। कार्डिक आउटपुट कम होती है बच्चों। अगर कार्डिक आउटपुट कम होगी तो आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या इस पेशेंट के ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलेगी? नहीं सर। क्या इस पेशेंट के फेस को ब्लड सप्लाई मिलेगी? सर डिक्रीज हो जाएगी। क्या इसकी आइज को ब्लड सप्लाई मिलेगी? सर वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्या जो इसकी अपर एक्सट्रीमिटीज हैं, जो अपर लिम्स हैं, उनको जो अपर लिम्स को ब्लड सप्लाई वो भी डिक्रीज हो जाएगी। आपकी किडनी की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, लीवर की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, लोअर लिम्स की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जीआईटी ट्रैक की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से ग्लोबलाइज स्कीमिया हो रहा है, ग्लोबलाइज हाइपोक्सीमिया हो रहा है, कि बॉडी के जो मल्टीपल सिस्टम्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। अब आप खुद ही समझ लो कि लेट्स सपोज अगर किसी पेशेंट को स्कीमिक स्ट्रोक होता है ना, या हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, तो उसके अंदर सिर्फ जो ब्लड होता है ना वो एक ऑर्गन को नहीं मिल रहा होता। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में तो आपके हार्ट को नहीं मिल रहा होता। अगर स्कीमिक स्ट्रोक है तो आपके एक ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिली होती। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से आपको पता है एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। अगर स्कीमिक स्ट्रोक है तो उसकी वजह से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर तो सर ग्लोबलाइज स्कीमिया हो रहा है, मतलब बॉडी के जो मल्टीपल टिश्यूज हैं, मल्टीपल जो ऑर्गन्स हैं, उनकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है।
तो जब उनकी ब्लड सप्लाई हमारे पास डिक्रीज होती है, तो इसकी वजह से पेशेंट के अंदर हमें मल्टीपल ऑर्गन्स का इस्कीमिया नजर आता है। इसलिए तो कहते हैं शॉक अगर आपके पास ज्यादा देर तक पेशेंट के अंदर रहता है ना, अगर आप उसको जल्दी ठीक नहीं करते, पेशेंट की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। दूसरी तरफ आते हैं कि सर आपने बात की कार्डिक आउटपुट कम होती है। अब हम देखते हैं कि कार्डिक आउटपुट किस किस वजह से हमारे पास डिक्रीज हो सकती है, इसे हम सर्कुलेशन से देखते हैं। तो मैं साथ ना नंबर को पुट करता जाऊंगा। बच्चों देखो, सबसे पहले नंबर वन मैं देता हूं कि अगर आपके पास जो वेनस से रिटर्न है ना, इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा के अंदर अगर ब्लड कम है, तो आपके राइट एट्रियम में तो ब्लड कम जाएगा ना। जब राइट एट्रियम में ब्लड कम जाएगा, तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम आ गया, वो सारी सर्कुलेशन के बाद एट द एंड आपके पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, उसमें ब्लड कम आएगा। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम आएगा, तो आपकी कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी। तो पहला रीजन है, आपने याद रखना है, अगर हमारे पास इंफीरियर वेना केवा के अंदर या सुपीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड कम होता है। इंफीरियर वेना केवा में बच्चों ब्लड ब्लड कैसे कम हो सकता है? अगर किसी पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए, अगर किसी पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाए, या सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर मतलब हेमरेज हो जाए, तो हेमरेज की वजह से हमारे पास जो ब्लड होता है वो लॉस हो जाता है, उसकी वजह से वेनस रिटर्न पेशेंट की कम हो जाती है। तो ये पहला रीजन हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट की कार्डिक आउटपुट कम हो सकती है। दूसरा आते हैं कि सर अगर किसी पेशेंट के अंदर ना जो राइट हार्ट फेलियर है, या मैं जिसको कहता हूँ कि पेशेंट का जो राइट एटीएम और जो राइट वेंट्रिकल है ना, इसकी ऊपर से कंप्रेशन हो गई है यहाँ पर। राइट एटीएम या राइट वेंट्रिकल को हमने ऊपर से कंप्रेस कर दिया, मतलब इसका डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो गया। वो कार्डिक टैम्पोनेट की वजह से या किसी और रीजन की वजह, या पेरिकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस की वजह से ना, कि जो आपके पास हार्ट के ऊपर से कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से राइट एटीएम और राइट वेंट्रिकल आपके रिलैक्स नहीं होते। जब ये रिलैक्स नहीं होंगे, तो इनके अंदर जो फीलिंग होगी वो कम हो जाएगी। जब राइट एटीएम और राइट वेंट्रिकल की फीलिंग कम होगी ना, अब आपके पास प्रॉब्लम है राइट हार्ट के अंदर। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मैंने कहा कार्डिक टैम्पोनेट उसका रीजन हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, पेशेंट के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स की वजह से उसका ये राइट हार्ट कंप्रेस हो सकता है। तो उस कंप्रेशन की वजह से राइट हार्ट की फीलिंग कम होती है। जब इसकी फीलिंग कम होगी, तो अब आप खुद देखो कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड कम है, तो एट द एंड पूरी सर्कुलेशन के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भी कम होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम होगा, तो आपकी जो कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाएगी। तो सेकंड रीजन है, अगर आपके पास है राइट हार्ट में कोई प्रॉब्लम। तीसरे नंबर पर बच्चों, ये मैं इसको लिख देता हूँ नंबर टू। नंबर थ्री आपने देखना है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर पल्मोनरी ट्रंक है, जो ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ना, जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है, अगर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी यहाँ पर, तो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी आपकी जो कार्डिक आउटपुट है ना, वो कम हो सकती है। जैसे कि बच्चों आप देखते हो ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर, तो पल्मोनी एम्बोलिज्म वाला जो पेशेंट होता है, पल्मोनी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट के अंदर भी यही रीजन होता है हमारे पास। क्या रीजन होता है सर? राइट पल्मोनी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है कि वो एम्बोलाई पल्मोनी ट्रंक के अंदर आके ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। तो जब वो ऑब्स्ट्रक्टेड होता है पेशेंट के अंदर, क्या होता है, पल्मोनी ट्रंक से ब्लड नहीं जाएगा आगे, और एट द एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो कम जाएगा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट आपकी कम होती है। ये हो गया हमारे पास सर तीसरा रीजन। चौथा रीजन क्या हो सकता है कि अगर आपके पास जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर रिस्पायरेटरी फेलियर है। लंग्स के अंदर क्या है सर? रिस्पायरेटरी फेलियर है। यहां मैं कहता हूं कि ये जो हमारे पास पल्मोनरी, चलो इसको लिख लेते हैं, पल्मोनरी जो वेन है ना, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, और उसका भी रीजन क्या हो सकता है? आपकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पांच, चौथा रीजन आपने ये लिखना है। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन द पल्मोनरी वेन्स। अब आते हैं कि सर अगर किसी पेशेंट के अंदर, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, जैसा कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, या हमारे पास लेफ्ट हार्ट फेलियर है। तो अगर आपके पास लेफ्ट हार्ट फेलियर है, यहाँ पेशेंट के अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, तो उनकी भी जो कार्डिक आउटपुट होती है ना, वो कम होती है। तो इस तरीके पर, इस तरह हमारे पास जो नंबर 5 पॉइंट है वो ये है कि लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से भी जो आपकी कार्डिक आउटपुट है वो कम है। और जो कार्डिक आउटपुट आपके पास अगर सडनली कम हो जाए, सीवियरली डिक्रीज हो जाए, इट कैन लीड टुवर्ड्स द कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रीजन हो गया पांचवा। नंबर 6 आप देख लो। नंबर 6, अगर किसी पेशेंट के अंदर ये जो अयोटा है, अयोटा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जैसे कि अयोटिक स्टेनोसिस है, जैसे हमारे पास अयोटिक असेंडिंग अयोटा है, अगर इसके अंदर बच्चे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास पेशेंट में कार्डिक आउटपुट कम हो सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में अयोटिक रिगर्गिटेशन है ना, तो उसकी वजह से भी कार्डिक आउटपुट आपकी कम हो सकती है।
तो ये जो 5 से 6 मैंने रीजन आपको, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आयोटिक एनोरिज्म की वजह से नहीं हो सकती। हाँ, अगर आयोटिक एनोरिज्म हो और उसके बाद आयोटिक डायसेक्शन हो, तो आयोटिक डायसेक्शन की वजह से पेशेंट की जो कार्डिक आउटपुट है ना वो कम हो सकती है, क्योंकि जो आयोटिक डायसेक्शन होती है ना उसकी वजह से आपको ये कार्डिक टेम्पोनेट होता है, और कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से जो आपकी कार्डिक आउटपुट है ना वो कम होती है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद ये टॉपिक फिर भी रिवाइज भी करूंगा। तो कार्डिक ये आयोटिक एनोरिज्म की वजह से नहीं हो सकता, लेकिन आयोटिक डायसेक्शन की वजह से हमारे पास होगा। जी जी। तो ये आपने पूरी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अब देखिए अगर कार्डिक आउटपुट कम है, आपकी किडनी को भी ब्लड नहीं मिलेगा, आपके लीवर को भी नहीं मिलेगा, आपकी जीआईटी ट्रैक को भी नहीं मिलेगा, आपके लोअर लिम्स को भी नहीं मिलेगा, आपकी स्किन को भी नहीं मिलेगा, आपके ब्रेन को भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मल्टी सिस्टेमिक फेलियर हो सकता है उस पेशेंट को। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं शॉक इज वेरी डेंजरस कंडीशन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सर टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द शॉक, के सर शॉक की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। तो मैं उसी तरह से जैसे मैंने वहां पर नंबर 1 को एक्सप्लेन किया था ना, तो उसी कैटेगरी से हम यहाँ पर भी लिखते हैं। नंबर 1 पे आपने लिखना बच्चों हाइपोवोलेमिक शॉक। नंबर 1 क्या है? हाइपोवोल्यूमिक शॉक। पहली टाइप कौन सी है? हाइपोवोल्यूमिक शॉक। नंबर 2 कौन सी है सर हमारे पास? नंबर 2 आपने याद रखना है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है। तीसरे नंबर पर आपने याद रखना ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ठीक है। एंड द नंबर 4 इज, नंबर 4 मैं यहाँ पर इसका पॉइंट लिख देता हूँ, और इसकी ये टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जो शॉक होता है ना बच्चों, इसकी भी आगे 3 टाइप्स होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आती है आपका सेप्टिक शॉक आता है, इसमें आपका एनाफ्लेक्टिक शॉक आता है, इसमें आपका न्यूरोजेनिक शॉक आता है। तो इसकी जो आगे 3 टाइप्स हम वो भी लिख लेते हैं। कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है सर, इसकी आगे मजीद 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी है आपका? वन ऑफ द, मैं कहता हूँ कि कॉमनली जो शॉक डिस्कस किया जाता है दैट इज अ सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एनाफ्लेक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक। और तीसरे नंबर आता है न्यूरोजेनिक शॉक, जब पेशेंट को ना स्पाइनल कॉर्ड उसकी डैमेज हो जाती है, न्यूरोजेनिक शॉक। तो ये जो 3 टाइप्स है ना, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की हैं। अगर ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक सिंपल वर्ड याद करो, यहाँ जो उसकी आगे ये 3 मजीद टाइप्स हैं आप इनको याद करो। ठीक है जी। तो इस तरह अगर मैं जनरली देखूं तो हमारे पास 6 टाइप के शॉक बन रहे हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, और फिर हमारे पास सेप्टिक शॉक है, फिर एनाफ्लैक्टिक शॉक है, फिर न्यूरोजेनिक शॉक है। ठीक है। और सबके अंदर क्या होना है हमारे पास? कार्डिक आउटपुट आपके पास कम होती है। ठीक है। अब बच्चों मैंने ना आपको कल एक फार्मूला लिखवाया था ब्लड प्रेशर का, कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्लड प्रेशर? एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्लड प्रेशर? BP is equal to cardiac output into SVR. बिल्कुल, कि जैसे कि डॉक्टर फैज ने बताया कि सर जो ये ब्लड प्रेशर होता है इट्स इक्वल टू द कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये फार्मूला ना मैंने आपको, देखो इतने सारे हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं कहा कि यार इसको आप अच्छे से याद कर लेना। लेकिन यार इस फार्मूले के आपको नहीं भूलना, क्योंकि कल भी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर भी हम इसी को देख रहे थे बार बार, ब्लड प्रेशर को, कार्डिक आउटपुट को, और सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस को। क्योंकि देखिए जो मेन चीज है ना वो आपका होता है ब्लड प्रेशर। तो अगर ब्लड प्रेशर किसी वजह से हमारे पास ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर मल्टीपल सिम्टम्स आ रही होती हैं। ठीक है। तो इससे जो आज का हमारा टॉपिक है इसके अंदर भी अगर हम गौर करेंगे ना, तो आपका पेशेंट के अंदर जो ब्लड प्रेशर है ना वो इफेक्ट हो रहा होता है। वो किस तरह? देखो हमने क्या बात की है कि सर जो शॉक होता है, शॉक में आपकी कार्डिक आउटपुट क्या होती है? कम होती है। अगर आपकी कार्डिक आउटपुट कम होगी तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए तो आपने देखा कि अक्सर पेशेंट जो शॉक वाले होते हैं वो हाइपोटेंसिव होते हैं। वो हाइपोटेंसिव होते हैं, मतलब उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। फिर हमने बात की थी कि सर जब ये 2 फैक्टर्स डिक्रीज होते हैं तो जो इनका तीसरा फैक्टर होता है ना वो इंक्रीज होने की कोशिश करता है, मतलब कंपनसेट करने की कोशिश करता है। तो अगर कार्डिक आउटपुट कम है तो आपका बीपी कम होगा। जब बीपी कम है तो उसको कंपनसेट करने के लिए
जो आपकी सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है। जैसे हमने कहा था कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो वैसोकंस्ट्रिक्शन भी करवाएगा, वो हार्ट रेट को भी इंक्रीज करेगा। तो जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ कंपनसेट करके आपका बीपी है ना उसको कुछ हद तक हम इंक्रीज करवा लेते हैं। लेकिन जब ये आपके पास ये तीसरा फैक्टर है ना जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, जब ये फेलियर की तरफ चला जाता है ना तो फिर पेशेंट के अंदर सीवियर सिम्टम्स आती हैं। जब भी आपकी बॉडी का अपना कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाता है ना बच्चों, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल होने के बाद पेशेंट्स के अंदर अक्सर सिम्टम्स आती हैं। हार्ट फेलियर का पेशेंट है, जब उसके अंदर एएनपी और बीएनपी काम करना छोड़ देते हैं ना, या उनकी वजह से इफेक्ट नहीं आ रहा तो फिर पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर की सीवियर सिम्टम्स आती है। इसी तरह ये जो पेशेंट है जिसकी कार्डिक आउटपुट कम है, और मैंने आपको पहले बताया होगा कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से किस तरह हमारे पास जो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है ये इंक्रीज होती है। वो सारी बातें हमने बैरो रिसेप्टर्स हैं, फिर वो न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटैरस है, वो किस तरह हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करा कि वैसो कंस्ट्रिक्शन और हार्ट रेट को इंक्रीज कराता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो आपकी जो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर किसी पेशेंट के अंदर सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज है तो उसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर जो ब्लड प्रेशर वो भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली हम इनकी बात करें। इंजेक्शन तो कर रही हूँ। क्या कह रहे हैं मैडम? तो यहाँ पर आपने ये इसकी टाइप को क्या रखना है याद रखना। अब हम ना एक एक टाइप को थोड़ा थोड़ा ना एलेबरेट करता हूँ मैं इसको। जैसा कि नंबर 1 है हाइपोवोलेमिक शॉक। बच्चों हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों हो रहा है सर? हाइपोवोलेमिक शॉक हमारे पास जब पेशेंट का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। वो वॉल्यूम क्यों कम हो सकता है? आपने एक चीज याद रखनी है, डिहाइड्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से ना पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, और हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर आपको डेथ होती है। इसका सिनेरियो अक्सर बताया जाता है कि एक पेशेंट था, मतलब एक पर्सन था, वो क्या करता है कि वो मतलब कि 1 डेढ़ महीने की मुसाफत के ऊपर जाता है, रास्ते के अंदर उसके पास पानी खत्म हो जाता है। पानी खत्म होने के बाद 4 से 5 दिन बाद उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। जब वो आपके पास वो डेड बॉडी उसकी लाई जाती है तो मतलब उसका एग्जामिनेशन करने के बाद, ऑटोप्सी करने के बाद उस पेशेंट की डेथ का रीजन क्या हो सकता है? तो फिर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर उस पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक है। उसके कुछ वाइटल्स भी आपको वहां पर देंगे, उसमें आपको हाइपोटेंसिव वाइटल्स में मिलेगा, टैकीकार्डिया मिलेगा। और आपने उस पेशेंट का फिर क्या लगाना है कि इस पेशेंट की हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ, और वो हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों है? डिहाइड्रेशन की वजह से। ठीक है सर, इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को सीवियर डायाफोरेसिस होती है, बहुत ज्यादा अगर आपको पसीना आता है ना, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया और आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, अक्सर फीवर के अंदर भी आपको पसीना आता है ना, तो इस डायफोर्सिस के अंदर जब आप वाटर को लॉस करोगे तो फिर भी आपको लिमिट शॉक हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेमरेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेमरेज। जब आपको हेमरेज होगा जाहिर बात आपका ब्लड लॉस होता है। जब आपका ब्लड लॉस होगा तो आपकी वीनस रिटर्न कम होगी। जब वीनस रिटर्न कम होगी तो पेशेंट का क्या हो जाएगा? जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो जैसे डॉक्टर फैज भी कह रहे हैं कुछ कि तमीम इकबाल को बीपीएल में हार्ट, हाँ जी कल उसको हार्ट अटैक हुआ बिल्कुल। तो ये आपने इसके कॉजेज याद रखने हाइपोवोलेमिक शॉक के। दूसरे नंबर है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक बच्चों क्या होता है कि जब आपका हार्ट फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। वो हार्ट आपका कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता? जब उसके अंदर हार्ट फेलियर हो जाए, या जब हमारे पास एमआई की वजह से पेशेंट आपका हार्ट होता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, तो उसकी वजह से आपको कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि डिस्ट्री ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। बच्चों ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का रीजन होता है हमारे पास कार्डिक टेम्पोनेट। मेनली हमारे पास कार्डिक टेम्पोनेट या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो मैंने आपको ऊपर बना भी दिया, ये देखो, ये जो मैंने आपको ड्रा किया था ना कि इसकी यहाँ पर जो वॉल होती है वहां पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो फ्लूइड पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर इकट्ठा होता है इसको हम कार्डिक टेम्पोनेट कहते हैं। तो जब यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होगा तो आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम आएगा। जब इसमें ब्लड कम आएगा तो हमारे पास एक इसका रीजन ये होता है कि जो इसकी ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है वो भी कम होता है। और दूसरे नंबर ये पता है क्या करता है कार्डिक टेम्पोनेट? ये कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से ना राइट वेंट्रिकल पुश कर देता है आपका जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये पुशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की पुशिंग हो जाती है आपके कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, तो जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का ल्यूमन भी कम हो जाता है और सीवियर कार्डिक आउटपुट उस पेशेंट की डिक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का क्या रीजन है? एक तो पल्मोनी एम्बोलिज्म की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, दूसरा हमारे पास होता है कार्डिक टेम्पोनेट। ये दो रीजन आपने यहाँ पर याद रखने हैं। चौथे नंबर पर आते हैं सर सेप्टिक शॉक। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेप्टिक शॉक। अब सेप्टिक शॉक के अंदर बच्चों असल में होता क्या है आपको पता है? सेप्टिक शॉक में पेशेंट को सेप्टिसीमिया होता है। अगर ये उसकी ब्लड सर्कुलेशन है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है सर? बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है।
जब बैक्टीरिया ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। जब वो ग्रो करना शुरू करते हैं उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। जब हमारे पास सेप्टिसीमिया की वजह से कोई सिम्टम आना शुरू हो जाए या वो किसी टिश्यू को इफेक्ट करना शुरू कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टिक शॉक कहा जाता है उसको। अब बच्चों आपने समझना है कि सर इस पेशेंट के अंदर ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं, ये इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है। सारी बात है, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आपके इम्यून सेल्स तो आएंगे ना। तो जब आपके इम्यून सेल्स न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस ये सारे एक्टिवेट होंगे तो ये इम्यून सेल्स हमारे पास से रिलीज करते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बच्चों, ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं ना, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करते हैं, मैंने शायद आपको कल भी बताया था। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हमारे पास वैजो डायलेशन करवाते हैं, वैजो डायलेशन। तो जब आपके पास सीवियर वैजो डायलेशन, देखो एक ये मैंने आपके पास ऊपर वाली ब्लड वेसल ड्रा की हुई, एक मैं ये वाली ब्लड वेसल को ड्रा कर देता हूँ। तो यहाँ पर ज्यादा वैजो डायलेशन होगी ना, तो ज्यादा वैजो डायलेशन की वजह से क्या होगा, जो आपका ज्यादातर ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर रहेगा। जब वो ज्यादा ब्लड आपके पास ब्लड वेसल्स के अंदर रहेगा तो उस पेशेंट का जो वीनस रिटर्न होता है ना, वो वीनस रिटर्न कम हो जाता है। इसलिए तो हमने देखा है जब भी आपके पास सीवियर वैजो डायलेशन बहुत ज्यादा होती है ना, तो उसकी वजह से जो वीनस रिटर्न होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। जैसा कि हमने कहा था कि अगर किसी पेशेंट को हम हाइड्रोलाजीन देते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं या एसी इनहिबिटर्स वगैरह भी देते हैं जो सारी वैसोडाइलेटर ड्रग्स हैं, तो इनकी वजह से आपका वीनस रिटर्न कम होता है। तो अगर यहाँ पर बैक्टीरिया इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करवा के, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करते हैं, वैसोडाइलेशन करते हैं। और इस वैसोडाइलेशन की वजह से ज्यादातर जो ब्लड होता है ना वो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। जब ज्यादातर ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है। जब वीनस रिटर्न कम होगा तो जाहिर बात है उस पेशेंट का जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम होता है। तो दूसरा जिसका इफेक्ट है ना बच्चों, जब आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा ब्लड रहेगा तो वो ब्लड क्या करेगा, इट स्टार्टेड टू लीक आउट, इट सर बुक में स्टार्टेड। कार्डिक आउटपुट ज्यादा लिखा है। सर सबर तो करो, टेंशन क्यों ले रहे हैं, सबर तो करें। ओके सर। जी जी। तो यहाँ पर हमारे पास इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है कि जब आपके पास ब्लड वेसल्स, यहाँ पर हमारे पास ब्लड वेसल लीकी होती हैं, ये ब्लड वेसल हमारे पास क्या है, ये लीकी होती है, तो ब्लड आपके पास यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, ये ब्लड निकलना शुरू हो गया। ठीक है, जब ये ब्लड निकलना शुरू होगा तो इसकी वजह से आपके पास जो देखो, एक तो जो वीनस इंटर्न है वो कम क्यों हो रही थी, क्योंकि सर उस पेशेंट के अंदर ज्यादा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर है। ठीक है, दूसरे नंबर जो आपका सेप्टिक शॉक वाला पेशेंट, अगर आपने उसको देखा हो ना तो उसकी स्किन के ऊपर आपको मतलब कि वैजो ये रेडनेस नजर आती है। वो क्यों, क्योंकि जो उसकी ब्लड वेसल्स है ये डायलेट होके ना, ये जो आपके पास एंडोथेलियल सेल्स होते हैं इनके दरमियान स्पेस क्रिएट होती है। जब इनके दरमियान स्पेस क्रिएट होती है तो ब्लड लीक आउट होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास ये जो थर्ड स्पेसिंग होती है, इंटरस्टिशियल स्पेसिंग, वहां पर ब्लड जाता है। जब वहां पर ब्लड जाता है तो आपको उस पेशेंट की स्किन के ऊपर रेडनेस नजर आती है। ठीक है, अभी डॉक्टर फैज ने कहा कि सर इस पेशेंट के अंदर जो स्टार्ट के अंदर कार्डिक आउटपुट है वो बुक ने लिखी हुई है वो इंक्रीज है। बच्चों ये जो कार्डिक आउटपुट स्टार्ट के अंदर इंक्रीज होती है दैट इज द कंपनसेटरी मैकेनिज्म, दैट इज द कंपनसेटरी मैकेनिज्म। देखो क्या हो रहा है कि सर इस पेशेंट के अंदर वीनस रिटर्न डॉक्टर साहब कम हो रहा है ना, मेन चीज क्या है, वीनस रिटर्न कम हो रहा है। वीनस रिटर्न कम होगा, राइट एट्रियम में ब्लड कम, राइट वेंट्रिकल में ब्लड कम, आपके लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कम, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम जाएगा तो आपके पास वो ब्लड को कम निकालेगा, उस लेस ब्लड को जो हमारे पास बैरोरिसेप्टर्स वो डिटेक्ट करते हैं। जब बैरोरिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, कंपनसेटरी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, वो आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करवाता है। अब आपके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, नहीं। क्या आपके हार्ट के अंदर आपके हार्ट का फेलियर है, सब नहीं है। क्या आपके हार्ट के अंदर कोई कंप्रेशन है, नहीं है। क्या आपके हार्ट को बाहर से किसी चीज ने दबाया हुआ है, नहीं। आपके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस वजह से उस पेशेंट की जो हार्ट रेट होती है वो स्टार्ट के अंदर क्या करती है, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करवाती है। लेकिन कैसे इंक्रीज करवाती है, बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उसको पता चलता है कि हमारे पास जो वीनस रिटर्न है वो वीनस रिटर्न ही हमारे पास कम आता है, तो लेट केसेस के अंदर इस पेशेंट की जो कार्डिक आउटपुट होती है वो हमारे पास कम ही होती है। तो वो जो स्टार्ट के अंदर बच्चों इंक्रीज हो रही होती है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के अंदर इंक्रीज होती है। आपने शायद बुक्स के अंदर पढ़ा हो कि स्टार्ट के अंदर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है। और उसका रीजन क्या हो रहा है कि हमारे पास कंपनसेटरी, क्योंकि हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाले जितने थे ना हमारे पास, जैसे कि कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, जैसे कि हमारे पास कार्डिक टेम्पोनेट वाला रीजन हो गया, उन सब के अंदर आपका हार्ट भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, इसलिए वहां पर डायरेक्टली जो आपके पास कार्डिक आउटपुट है ना वो कम हो जाती है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद कार्डिक आउटपुट कम होती है क्योंकि आपका हार्ट ठीक होते हैं,
वो पूरी कोशिश करता है कि मैं क्या करूं, बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करूं। लेकिन उसको क्या पता होता है कि भाई यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स की डायलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और जो ब्लड है वो लीक आउट हो रहा है, ठीक है। और उसके लीक आउट होने की वजह से वीनस इंटर्न कम हो रहा है, वीनस इंटर्न कम होने की वजह से हमारे पास उस पेशेंट के अंदर एट द एंड क्या हो रहा है, कार्डिक आउटपुट कम हो रही है। तो जो वो थोड़ी देर के लिए इंक्रीज होता है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास सेप्टिक शॉक। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर एनाफ्लेक्टिक शॉक। तो एनाफ्लेक्टिक शॉक हमारे पास बिल्कुल सिमिलर। एनाफ्लेक्टिक शॉक के अंदर क्या होता है सर, एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन होता है, हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन, ठीक है। और उस हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन की वजह से आपके पास सीवियर वैसोडाइलेशन होती है, और उस वैसोडाइलेशन की वजह से भी जैसे आपको सेप्टिक शॉक के अंदर नजर आ रही है ना सिम्टम, कि उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है वो आपको वार्म नजर आती है, उनके अंदर आपको रेडनेस नजर आती है, तो बिल्कुल सिमिलर केस है यहाँ पर। सेप्टिसीमिया के अंदर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, एनाफ्लेक्टिक शॉक के अंदर आपके पास हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, और उस रिएक्शन की वजह से आपको वैसोडाइलेशन होगी, ठीक है। और असल में देखा जाए ना तो इसके अंदर भी जो हिस्टामिन और जो मास्ट सेल्स हैं वो भी क्या करवाते हैं, वो वैसोडाइलेशन ही करवाते हैं। तो उस वैसोडाइलेशन की वजह से पेशेंट के अंदर आपको ये क्या इसको कहते हैं, सेप्टिक शॉक, एनाफ्लेक्टिक शॉक मिलता है। फिर हम बात करते हैं जो सबसे थोड़ा सा यूनिक है, दैट इज अ न्यूरोजेनिक शॉक। कि सर न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या रीजन होता है। तो न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर बच्चे आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास ना न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है। लेट्स एक पेशेंट है, उसको ना स्पाइनल कॉर्ड की डैमेज हुआ, क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। अब आपको पता है जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स कहाँ से आते हैं, वो आपके पास ऊपर से लेके आई थिंक C4 या C5 से लेकर ना नीचे से T12 तक आपके पास जाते हैं। यहाँ तक आपके जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है ना वो पीछे स्पाइनल कॉर्ड से सारे निकल रहे होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है तो उस पेशेंट के अंदर वो जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं या जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स हैं, ओ सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स हैं जिन्होंने आपकी ब्लड वेसल्स की टोन को मेंटेन किया होता है। टोन का क्या मतलब होता है, जो ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपके पास जो वीनस इंटर्न होता है ना वो इंक्रीज होता है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी तो जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स हैं ये फाइबर्स की डैमेज होगा। जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स डैमेज हो जाएंगे तो आपके पास जो वीनस टोन है, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जो कंस्ट्रिक्शन होती है ना जिसकी वजह से वीनस रिटर्न आपका इंक्रीज होता है, वो वीनस टोन खत्म हो जाती है। जो वो वीनस टोन खत्म होगी, पेशेंट के अंदर वैसोडाइलेशन हो जाएगी, सीवियर वैसोडाइलेशन हो जाएगी, कार्डिक सॉरी वीनस रिटर्न कम होगी, वीनस रिटर्न कम होगी तो आपकी कार्डिक आउटपुट भी कम होती है। और इस पेशेंट के अंदर देखो इसके अंदर हार्ट रेट भी कम होती है। जो हमारे पास ये जिसके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं ना, इसकी हार्ट रेट भी कम हो रही है, और इसके अंदर जो वैसो कंस्ट्रिक्शन होनी थी वो वैसो कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होती, मतलब जो वेन्स ब्लड वेसल्स की टोन मेंटेन होती ना वो टोन खत्म हो जाती है, तो ब्लड वेसल आपकी डायलेट कर जाती है, वीनस रिटर्न भी कम है, हार्ट रेट भी इंक्रीज नहीं हो रही, सीवियर पेशेंट के अंदर न्यूरोजेनिक शॉक है या सीवियर कार्डिक आउटपुट उसकी कम हो रही होगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 5 से 6 जो आपके पास शॉक की डिफरेंट टाइप्स थी। मैंने 2-3 आप हर शॉक है ना 2-3 आपको रीजन बताने की कोशिश की है। हाइपोवोलेमिक शॉक भी आप हमने डिस्कस कर लिया, कार्डियोजेनिक शॉक भी डिस्कस कर लिया, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी डिस्कस कर लिया कि कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, पल्मोनी एम्बोलिज्म है या कार्डियो वो कार्डिक टैम्पोनेट है। सेप्टिक शॉक है इन्फेक्शन की वजह से, एनाफ्लेक्टिक शॉक एलर्जी की वजह से, न्यूरोजेनिक शॉक हमारे पास किसकी वजह से, अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाए और सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर्स जो अपना काम प्रॉपर्ली ना कर सके, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स की टोन को मेंटेन करना और हार्ट रेट को इंक्रीज करना। ना हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है ना टोन मेंटेन हो रही है, तो जिसकी वजह से सीवियर कार्डिक आउटपुट आपकी कम होगी और टिश्यूज को जो परफ्यूजन है वो भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टेबल से। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टेबल से बच्चों आपके पास ना जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ऊपर से सारा कंसेप्ट तो शॉक का बन गया। अब हम इसको यहाँ से ना एक रिवीजन भी हो जाएगी और जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वो लिखता है कि इन एडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन, कि सर शॉक के अंदर ऑर्गन की परफ्यूजन कम हो रही, तो यही तो हमने बात की थी कि सर कार्डिक आउटपुट कम है तो जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको जो परफ्यूजन है, जो उनको ब्लड की सप्लाई है या ऑक्सीजन की सप्लाई वो उनकी कम हो रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर डिलीवरी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू फॉर द नॉर्मल टिश्यू एंड द सेलुलर फंक्शन। वही बात है कि जो बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनको ब्लड नहीं मिला, उनके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। वही ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स ही प्रेजेंट होते हैं ना, और ऑक्सीजन। तो अगर उनको ब्लड नहीं मिलेगा तो ना न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ना ऑक्सीजन मिलेगा। इनिशियली में भी रिवर्सिबल, तो स्टार्ट के अंदर जो हमारा शॉक होता है ना इसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। मैं आपको ये तो कह रहा था ना
कि जो हमारे पास पेशेंट शॉक्स के होते हैं ना, अगर दरमियान आपको जल्दी अगर उनका पता चल जाता है ना, डायग्नोज जल्दी हो जाता है, या वो जल्दी हमारे पास हॉस्पिटल्स में पहुंच जाते हैं, तो वो इजीली रिवर्सिबल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर बच्चों आप इनको सही प्रॉपरली ठीक नहीं करते तो हमारे पास प्रोलॉन्ग टाइम हो जाता है, तो ये पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग है, इवन दो इट कैन लीड टुवर्ड्स द डेथ ऑफ दैट पेशेंट। ठीक है, तो इसलिए आपने याद रखनी है, जो शॉक्स होते हैं असल में जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर आपको ये सेप्टिक शॉक या ये कार्डियोजेनिक शॉक, देखो लेट्स सपोज एमआई का पेशेंट है, हॉस्पिटल में गया है वहां, और वहां पे जाके ना उसमें कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, तो जाहिर बात है, आपको पता है हॉस्पिटल में तो सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो हम उस पेशेंट को रिसेसिटेट कर लेते हैं, तो उसकी मतलब बच जाता है। लेकिन इन केस अगर पेशेंट को रास्ते के अंदर जैसा कि एनाफिलैक्टिक शॉक हो गया ना किसी भी रीजन की वजह से, अक्सर इसकी एग्जांपल देते हैं जो आपके पास फार्मर्स होते हैं, कि वो फार्मर साहब वो आपके पास जो प्लांट्स थे उनको वो मतलब फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रहा था, तो उस दौरान क्या हुआ कि उसकी फर्टिलाइजर कोई नई उसकी मार्केट में आई थी, और वो न्यू फर्टिलाइजर से जब उसका एक्सपोजर होता है तो उसको रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन की वजह से पेशेंट के अंदर, जिसको हम एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन कह रहे हैं, तो उसको वीजिंग मतलब ब्रोंकोस्पैज्म होता है, उस पेशेंट के अंदर जो वैसोडाइलेशन हो जाती है, मतलब कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है, तो बड़ी सीवियर सिम्टम्स आती हैं उस पेशेंट के अंदर। तो इस तरह का सिनेरियो देते हैं, और पेशेंट को वो कहते हैं फिर वो उन्होंने मतलब कि 19911 मतलब कि जो अमेरिका का एम्बुलेंस का नंबर है ना, उसके ऊपर कॉल की, तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो ऑन दी अदर हैंड पेशेंट की ना रास्ते के अंदर डेथ हो जाती है। जी जी मैडम, जो आप बात करें ना ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, वो पॉइजनिंग होती है, उस पॉइजनिंग की वजह से हमारे पास एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन नहीं हो रहा, वो हमारे पास पॉइजनिंग होती है, उसके अंदर हम देखते हैं कि उसका प्यूपल डायलेट कर जाता है उस पेशेंट के अंदर, हाँ उसके अंदर ये ब्रोंकोस्पैज्म उस पेशेंट के अंदर भी होता है वैसे, तो वो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा है एनाफ्लैक्टिक। वो पॉइजनिंग किस तरह हो सकती है, अगर लेट्स सपोज उसने इनटेक कर लिया हो या उसने इनहेल कर लिया, तो वो उसकी वजह से हो सकता है। सर एक पेशेंट हॉस्पिटल गया है किसी और रीजन की वजह से, लेकिन डेथ हार्ट फेलियर की वजह से हो गई है, तो काज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा। डॉक्टर किसी और रीजन की वजह से गया है और उसकी डेथ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से हो गई है। देखो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए हार्ट, लेकिन डेथ हार्ट फेलियर की वजह से हो गई है, तो काज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मतलब आपके क्वेश्चन आप हार्ट फेलियर को भी मेंशन कर रहे हो, आप उसकी डेथ को भी मेंशन कर रहे हो, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को भी मेंशन कर रहे हो, मतलब आप ये कह रहे हो कि उस पेशेंट के अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से हार्ट फेलियर हो गया होगा उस पेशेंट को, तो हार्ट फेलियर की वजह से उसकी डेथ हो गई होगी। अगर हाँ, जी जी, अगर इस तरह उसकी डेथ हो रही है तो डॉक्टर साहब उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये नहीं होगा कि मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से जो आपको हार्ट फेलियर हो रहा है वो उसी टाइम उस पेशेंट का हार्ट फेलियर होगा। इस चीज को डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब कुछ 4 दिन या 5 दिन, 5 दिन अगर हॉस्पिटलाइज वो पेशेंट रहता है, तो फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से पेशेंट को अगर हार्ट फेलियर की सिम्टम आ सकते हैं तब डेथ हो सकती है, लेकिन इस तरह डायरेक्टली जाते पेशेंट की डेथ नहीं हो सकती। हाँ, अगर उसको शॉक होता है ना, जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से पेशेंट का अगर अंदर सेप्टिक शॉक होता है तो उस पेशेंट के अंदर सडनली डेथ हो सकती है। ठीक है, लेकिन हार्ट फेलियर को डेवलप होने में ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं सर हाइपोवोलेमिक शॉक, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। हाइपोवोलेमिक शॉक बच्चों क्यों हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि डिहाइड्रेशन है पेशेंट के अंदर, हेमरेज है, डिहाइड्रेशन है, या पेशेंट के अंदर बर्न्स है, अगर बॉडी जल भी रही है ना तो इसकी वजह से सीवियर हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, क्योंकि आपकी जो डर्मस और एपिडर्मस है वहां पर जितना वॉल्यूम होता है वो लॉस हो जाता है, और बॉडी का मैक्सिमम वॉल्यूम इन स्किन की लेयर्स के अंदर होता है, तो जितनी ज्यादा स्किन जलेगी आपके पास जितना हाई डिग्री का बर्न होगा ना उतना ज्यादा सीवियर शॉक होता है, और जो बर्न्स के पेशेंट्स होते हैं उनकी ज्यादा डेथ भी हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से होती है, ये बात याद रखिएगा। जिन लोगों के अंदर लेट्स सपोज 34 या मेरे ख्याल में 64 है कि कितना उससे ज्यादा अगर बॉडी बर्न्स हो जाए ना, तो उनके अंदर विद इन फ्यू मिनट्स उन पेशेंट्स की हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से डेथ होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस बॉडी उसका जो सरफेस एरिया है ना बॉडी का वो कितना बर्न हुआ है, इसके लिए हम बर्न्स की जो डिफरेंट डिग्रीज है ना वो पढ़ते होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये थर्ड या फोर्थ डिग्री का जब बर्न होता है तो उसमें आपको सीवियर हाइपोवोलेमिक शॉक नजर आता है, स्पेसिफिकली 4 डिग्री के अंदर। वॉल्यूम क्या है सर, इस पेशेंट के अंदर वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके यूएस असेंबली के जो यूवर्ल्ड के एमसीक्यूज है ना वहां पर ये वाली चीजें मेंशन की हुई है, यहां से एमसीक्यूज आए हैं, तो इसको हम समझते हैं। मैंने आपको इसीलिए ये जो टेबल बनाया हुआ था ना ऊपर, जो आपको डायग्राम बनाई है बच्चों, ये डायग्राम मैंने किसी बगैर रीजन की वजह से नहीं बनाई थी कि मुझे डायग्राम बनाने का शौक है, ऐसा रीजन नहीं था। इसका रीजन ये था कि ये जो हमने पढ़ना है ना, ये आपका ग्राफ, ये ग्राफ का ऊपर से मैंने आपका कंसेप्ट बनाया था।
कि कहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है। अगर देखो हाइपोवोलेमिक शॉक है, इसका मतलब है उस पेशेंट की वीनस रिटर्न कम हो रही है। प्रॉब्लम देखनी है बच्चों सबसे पहले, हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर पेशेंट के अंदर सर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसका वीनस रिटर्न कम है। जब वीनस रिटर्न कम होगा तो इससे आगे आपने देखना है राइट हार्ट में भी ब्लड कम है, लेफ्ट हार्ट में भी ब्लड कम जाएगा इस पेशेंट का। तो दोनों दोनों साइडों की तरफ ब्लड कम हो रहा होगा। अब पहले वो नंबर पे लिखता है सेंट्रल वीनस प्रेशर, तो जो आपका जुगुलर वेन्स के अंदर प्रेशर होता है वो कम होगा। वो किस लिए कम है, क्योंकि बच्चों आपका वीनस रिटर्न कम आ रहा है। इंफीरियर वेना केवा में ब्लड कम है, सुपीरियर वेना केवा में ब्लड कम है, तो उनकी वजह से ये जो आपका सेंट्रल प्रेशर क्रिएट होना था ना, वो सेंट्रल वीनस प्रेशर आपका कम हो रहा है, क्योंकि आपके पास जो वॉल्यूम है वही हमारे पास कम आ रहा है। दूसरे नंबर पर जो आपके पास पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है। देखें जी, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या होता है, जो आपका लेफ्ट एट्रियम है ना, ये लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम के बाद ये जो पल्मोनरी वेन्स है, ये पल्मोनरी वेन्स, इनके अंदर जो प्रेशर होता है और जो आपके पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर होता है, तो स्पेसिफिकली ये जो पल्मोनरी वेन्स है, ये वाली इन पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पर जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। तो जब आपका वॉल्यूम कम होगा, राइट हार्ट में भी वॉल्यूम कम है, प्रेशर कम होगा, पल्मोनरी ट्रैक्ट में भी वॉल्यूम कम है, प्रेशर कम होगा, तो जो आपकी पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है ना, या जो पल्मोनरी कैपिलरीज या वेन्स उनके अंदर भी जो ब्लड है वो भी कम है, वहां पर प्रेशर है वो भी कम है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर आपको कम मिलता है। ठीक है सर प्रेशर कम होने से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए? सर प्रेशर कम है मतलब वॉल्यूम कम है, प्रेशर कम है मतलब वो प्रेशर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है, और अगर वॉल्यूम कम है तो डॉक्टर साहब कार्डिक आउटपुट हमारे पास कम होगी। समझ रहे, क्योंकि वहां पर आपके पास ब्लड कम आ रहा है, ये चीज को आप देखो। हमेशा ये नहीं होता कि सर प्रेशर कम है तो ओके कार्डिक सर। आउटपुट कम है। यहाँ पर मेन चीज देखो, आपके वॉल्यूम की वजह से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होनी है ना, तो इसका वॉल्यूम ही कम है, तो वॉल्यूम कम होगा तो जाहिर बात है कार्डिक आउटपुट भी कम होगी। ठीक है, आगे आते हैं सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। तो देखो जब आपके बच्चों कार्डिक आउटपुट कम होती है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपका रास मैकेनिज्म इवन तो एक्टिवेट होता है, और स्पेसिफिकली हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसकी एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, हमारे पास पेशेंट के अंदर है वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, जिसको हम कह रहे हैं सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरे नंबर ये जो टर्म लिखी है ना, जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको मतलब इग्नोर कर देते हैं, ये आपके पास लिखी हुई है सिस्टेमिक वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये जो आपकी वीनस ब्लड है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी है, इसको हम लिखते हैं वीनस ब्लड सैचुरेशन। वेन्स के अंदर जो ब्लड है ना बच्चों, वीनस ब्लड सैचुरेशन, वीनस ब्लड बच्चों सैचुरेशन आपकी कम होगी। अब इसका रीजन क्या होता है, पेशेंट की कार्डिक आउटपुट है कम, आपकी बॉडी के टिश्यूज की तरफ ब्लड जा रहा है कम, जब बॉडीज के टिश्यूज की तरफ ब्लड कम जाता है ना, तो आपके टिश्यू कहते हैं तो ओ माय गॉड देयर इज अ डिक्रीज ऑक्सीजन एंड देयर इज अ डिक्रीज ब्लड। तो जो आपके रेड ब्लड सेल बचते हैं ना, और उनके ऊपर जो ऑक्सीजन, देखो आपको नॉर्मली पता है ना कि एक रेड ब्लड सेल के ऊपर चार, सॉरी, एक जो हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल है उसके ऊपर चार ऑक्सीजन के मालिक्यूल लगते हैं, या अगर मैं कहता हूँ कि एक रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ना चार ऑक्सीजन के मालिक्यूल लगते हैं, तो जो नॉर्मल सर्कुलेशन होती है ना, उसमें हमारे पास सिर्फ एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल ना वहां से रिमूव होता है, और उसको टिश्यूज यूज कर लेते हैं। बाकी जो तीन आपके पास जो ऑक्सीजन के मालिक्यूल होते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ ही लगे रहते हैं, और वो आपका वीनस ब्लड बन जाते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल लग गया, तीन ऑक्सीजन के होते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि जो जितना भी रेड ब्लड सेल्स के पास ऑक्सीजन होती है वो टिश्यूज को दे देता है और वो खाली हाथ वापस आता है, नहीं बच्चों, चार ऑक्सीजन के मालिक्यूल होते हैं, वो एक दे देता है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो दो दे देता है। अब यहाँ पर पेशेंट की कार्डिक आउटपुट कम है, वो कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से टिश्यूज को कम ब्लड मिल रहा है, तो टिश्यूज फिर क्या करेंगे, टिश्यूज उस रेड ब्लड सेल से ज्यादा ऑक्सीजन को उतार लेंगे कि भाई चल उतर, तू हमें ब्लड ही नहीं देता, तू ऑक्सीजन को लेके बैठा हुआ है, तो उस रेड ब्लड सेल से वो क्या करेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन को निकाल लेंगे। तो जब टिश्यूज रेड ब्लड सेल से ज्यादा ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, तो आपके पास जो ऑक्सीजन या जो वो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनके ऊपर जो ऑक्सीजन है वो कम होती है। तो जब अब वेन्स के अंदर ब्लड वो वाला जाएगा तो उनके उन वेन्स वाले ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उनके ऊपर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो वीनस ब्लड की सैचुरेशन है ना ऑक्सीजन की, वो हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि टिश्यूज उसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन को वहां से रिमूव करवा लेते हैं, क्योंकि पेशेंट की कार्डिक आउटपुट कम होती है। ठीक है, अब जितने भी शॉक्स है ना, अब अगर आप नोटिस करो ना, तो सारे शॉक के अंदर ये कम होती है, लेकिन एक में सिर्फ ज्यादा होगी, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। तो एक चीज याद रखिएगा, वैसे ये
क्योंकि ये लास्ट पे जाके ना आपको ये ग्राफ इस तरह याद नहीं रहते, तो कुछ ट्रिक्स आपने यूज करने होते हैं। वो ट्रिक्स इस तरह का होता है कि जैसे ये सिस्टेमिक वीनस ब्लड सैचुरेशन है ना, तो ये अक्सर पेशेंट को भूल जाती होती है स्टूडेंट्स को। तो मैं इसका ये सिंपल सा भी तरीका बताता हूँ कि आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो सब में कम होती है, सिर्फ एक जो लास्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है ना, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर ये इंक्रीज होती है। इफ यू नोटिस हियर, सिर्फ यहाँ पर इंक्रीज होती है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है उसमें पेशेंट के अंदर ना जो ब्लड होता है ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वो ज्यादा होता है, तो वहां पर उनको मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऊपर वाले शॉक्स के अंदर। तो ये स्टैक ट्रिक है, इसको आपने याद रख लेना। आगे आते हैं सर कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर मैंने सर आपको लिखवाया था ना नंबर 2 या सी नंबर 3। सर सीवीपी एक दफा दोबारा रिवाइज कर दें। सर सीवीपी होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर, सर सी सेंट्रल सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है। अब सेंट्रल वीनस प्रेशर कौन सा है कि आपका अगर ये राइट एट्रियम है ना, तो इस राइट एट्रियम के अंदर हमारे पास ऊपर से सुपीरियर वेना केवा और यहाँ से इंफीरियर वेना केवा ब्लड ड्रेन करती है। तो चूंकि पेशेंट का यहाँ पर वॉल्यूम कम आ रहा है सुपीरियर वेना केवा के अंदर भी और इंफीरियर वेना केवा के अंदर, तो इसलिए जो इस एरिया के अंदर यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा के अंदर इसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होना था ना, वो प्रेशर हमारे पास कम होता है क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है। तो जो प्रेशर कम होगा उसको हम कहते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर, कि जो हमारे पास मेन असल में होता है ओके जो सर। राइट एट्रियम से पहले पहले ब्लड वेसल राइट एट्रियम में ड्रेन कर रही होती है ना, उनको हम सेंट्रल वेन्स कहते हैं। तो जब वॉल्यूम कम है तो उनका प्रेशर भी कम होता है। आगे आते हैं सर कार्डियोजेनिक शॉक। तो बच्चों कार्डियोजेनिक शॉक कब कब होता है? जब आपका हार्ट फेल्स टू पंप, जब आपका हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है ना, या हार्ट के वाल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक होता है। अब पीछे से यहाँ पर कोई हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं है, यहाँ पर पेशेंट के हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है। सबसे पहले कार्डियोजेनिक शॉक मैंने आपको जिसकी अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि बच्चों एमआई की वजह से पेशेंट के अंदर कार्डियोजेनिक शॉक होता है। एमआई देखो, एमआई है आपके पास ब्लड सप्लाई लेफ्ट वेंट्रिकल की कट ऑफ होगी, ब्लड सप्लाई कट ऑफ होगी तो भाई वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा? क्योंकि अगर आप उसको ऑक्सीजन ही नहीं दे रहे तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की हार्ट रेट भी कम हो जाती है। एमआई हो गया, हार्ट फेलियर होगा, अगर आपको हार्ट फेलियर हो जाएगा तो उसकी वजह से पेशेंट की जो कार्डिक आउटपुट है वो हमारे पास कम हो जाती है। वॉल्वुलर डिसफंक्शन है, लेट्स सपोज पेशेंट के अंदर आयोटिक स्टेनोसिस है, तो आयोटिक स्टेनोसिस की वजह से भी जो आपकी कार्डिक आउटपुट है ये कम होती होती है। अगर वैसे आपको मजे की बात बताऊं ना, लेकिन आप मेरी इस बात को मानोगे नहीं, लेकिन दैट इज द रियलिटी। आयोटिक रिगर्गिटेशन की वजह से भी हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट है ना वो कम होती है। अब आप कहोगे कि सर आपने उस दिन तो पढ़ाया था आयोटिक रिगर्गिटेशन में कार्डिक आउटपुट ज्यादा होती है, अब आप कह रहे हैं कि इसमें कार्डिक आउटपुट कम होती है। बच्चों अगर आप नोटिस करो ना, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्टैक्ट किया, पूरी बॉडी को वो ब्लड सप्लाई करता है। अब आयोटिक रिगर्गिटेशन में क्या होता है, मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। आयोटिक रिगर्गिटेशन में ये है कि आपने यहाँ से ब्लड निकाला, लेकिन वो ब्लड क्या कर देता है, वापस आ जाता है, वो ब्लड आपका वापस आ जाता है। जब वो ब्लड आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस आ जाएगा, तो अब आपने मुझे बताना है कि जो आपके सिस्टेमिक टिश्यूज हैं उसके अंदर ब्लड, जो सिस्टेमिक टिश्यूज हैं उनको ब्लड कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? वो कम मिलेगा। इसलिए जो हम शॉक की डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं लो पेरिफेरल टिश्यूज परफ्यूजन, कि जो टिश्यूज की परफ्यूजन होती है वो कम होती है शॉक के अंदर। तो यहाँ पर भी क्योंकि ब्लड बैक शंट कर जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की तरफ ब्लड कम जाता है, आपके टिश्यूज को ब्लड कम मिलता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि पेशेंट के अंदर आयोटिक रिगर्गिटेशन की वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर अरिथमिया। और अरिथमिया तो आपको पता है, मैंने बताया वो कि सर एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाए या हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाए, इन सब के अंदर कार्डिक आउटपुट कम होती है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ से ये साइड से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, there is no proper contraction of your left atrium or left ventricle, and if there is no proper contraction there is no proper expulsion of the blood from your left ventricle। तो आपका जो ब्लड होता है वो एक्सक्लूड नहीं होता लेफ्ट वेंट्रिकल से, हालांकि उसकी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रही होती है लेकिन वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। तो अरिथमियाज की वजह से भी पेशेंट के अंदर कार्डियोजेनिक शॉक होता है, इसको हमने वैसे कई दफा डिफाइन किया हुआ है। आगे बात करते हैं सर लेफ्ट हार्ट डिसफंक्शन है। वही बात है कि हमें पता है कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर आपका जो लेफ्ट हार्ट है दैट इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग, वो हार्ट फेलियर की वजह से है, वो एमआई की वजह से। आगे आते हैं कि सर इस पेशेंट के अंदर ना जो ये जो तीनों शॉक्स हैं, वॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, बच्चों इसके अंदर जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ना, उसके अंदर ब्लड कम जाता है। जब आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड कम जाएगा तो उसकी वजह से आपको जो उस पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज है, मतलब जो बाजू है, जो पाँव है, वो आपको कोल्ड मिलेंगे, वो ठंडे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उनकी तरफ ब्लड ही नहीं जा रहा।
तो अगर किसी पेशेंट के अंदर, आप अक्सर देखते हो कि हॉस्पिटल्स के अंदर ना जो प्रोफेसर वगैरह आते हैं वो बार बार पाँव को हाथ लगा के चेक कर रहे थे, वो एक्सट्रीमिटीज को चेक कर रहे होते हैं कि यार ये जो पेशेंट डीवीटीज के पेशेंट्स हैं, मतलब इन पेशेंट्स के अंदर डीवीटी या पेशेंट के अंदर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज तो नहीं होगी, क्योंकि उनकी वजह से पेशेंट के अंदर यहाँ कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो जाती है या वार्म एक्सट्रीमिटीज होती हैं। डीवीटी के अंदर अक्सर वार्म एक्सट्रीमिटीज होती हैं और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के अंदर अक्सर कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होती हैं। तो यहाँ पर शॉक है, शॉक की वजह से कार्डिक आउटपुट कम है, ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड कम होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड कम है तो आपकी एक्सट्रीमिटीज की तरफ ब्लड कम होता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या है, आपको कोल्ड एक्सट्रीमिटीज मिलती है। ये तीनों शॉक के अंदर आपको कोल्ड एक्सट्रीमिटीज मिलेंगी। वो आपके पास हाइपोवोलेमिक शॉक है, वो कार्डियोजेनिक शॉक है, चाहे वो आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, क्योंकि जो इनका इनिशियल प्रॉब्लम है, इनका इनिशियल प्रॉब्लम ही हमारे पास कार्डिक आउटपुट कम होना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी कि इस पेशेंट के अंदर सेंट्रल वेनस, देखो अब मेरी बात समझो, इस पेशेंट के अंदर वॉल्यूम का कोई प्रॉब्लम था नहीं, वीनस इंटर्न का कोई प्रॉब्लम है नहीं है, वीनस इंटर्न इसकी ठीक है। इस पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पीछे पीछे सब कुछ आपने ठीक लिखना है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे प्रॉब्लम जो आपने इसकी मेंशन करनी है। इस पेशेंट के अंदर जो सेंट्रल वीनस प्रेशर वो इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल सही काम नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास सही काम नहीं कर रहा, तो लेकिन ये जो सेंट्रल वेन्स हैं यहाँ पर ब्लड तो ठीक आ रहा है, तो जब यहाँ पर ब्लड ठीक आ रहा है, जब मतलब ठीक आ रहा होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये ब्लड चूंकि आगे नहीं जा रहा होता, पेशेंट के अंदर लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है, तो उस वजह से भी हमें सेंट्रल जेवीपी इंक्रीज मिलती है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंट्रल वेनस प्रेशर इंक्रीज है। अगर वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं है ना, तो पेशेंट के अंदर जो सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है ना, ये मोस्टली इंक्रीज ही रहता है। आगे बात करते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। तो बच्चों यहाँ पर देखो, पल्मोनरी कैपिलरी जो वेज प्रेशर है वो इंक्रीज है, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी पल्मोनरी वेन्स से पीछे पीछे नहीं है, इससे आगे प्रॉब्लम है, आपके लेफ्ट हार्ट में प्रॉब्लम है। तो उससे पहले वाली जो तमाम फैक्टर्स होंगे वो आपको इंक्रीज मिलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ये भी इंक्रीज होता है, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट हार्ट से आगे जो ब्लड है वो नहीं जा रहा, तो पीछे तो ब्लड हमारे पास बिल्कुल डिपॉजिट होता रहेगा, और वो आपकी पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर और सेंट्रल वेनस प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, वहां से बैक एक्शन होता है। कार्डिक आउटपुट आपको जाहिर बात है इसके अंदर कार्डिक आउटपुट सर हमें कम नजर आती है, कार्डिक आउटपुट हमें इस पेशेंट के अंदर कम नजर आती है। जब कार्डिक आउटपुट कम नजर आएगी तो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये भी आपने यहाँ पर भी इंक्रीज लिखनी है। और जो वीनस ब्लड सेचुरेशन है वो भी डिक्रीज होती है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम है, जो टिश्यूज है उसको कम ब्लड मिल रहा होता है, और वो क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल से ज्यादातर ब्लड को एक्सक्लूड कर लेते हैं। आगे बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की। मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की क्या क्या एग्जांपल दी थी सर? आपने कहा था पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसके बाद कार्डिक टेम्पोनेट, ये लिखा हुआ कार्डिक टेम्पोनेट, और तीसरा इन्होंने लिखा टेंशन निमोथोरेक्स। अब बच्चों देखो, टेंशन निमोथोरेक्स के अंदर क्या है कि आपका जो राइट लंग्स है या जो लेफ्ट लंग है, इनके अंदर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा एयर ट्रैप हो जाती है। जब आपके राइट लंग्स के अंदर या लेफ्ट कोई भी हम लंग्स लगा लेते हैं, जब इसके अंदर बहुत ज्यादा एयर ट्रैप होती है ना, तो ये क्या कर जाते हैं, ये इन्फ्लेट हो जाते हैं, ये डायलेट हो जाते हैं। जब ये इन्फ्लेट या डायलेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपके हार्ट को कंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं, ये आपके हार्ट को कंप्रेस करते हैं। जब आपका हार्ट कंप्रेस होगा, जाहिर बात है उनके अंदर जो वीनस रिटर्न है वो डिक्रीज, वीनस रिटर्न तो ठीक होगा, जो इनकी फीलिंग है ना, आपके राइट हार्ट की या लेफ्ट हार्ट की, इनकी फीलिंग कम हो जाती है। तो जब फीलिंग कम होगी तो हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है इम्पेडिड, मतलब रुकावट हो जाती है कार्डियो पल्मोनी ब्लड फ्लो। तो जब आप राइट वेंट्रिकल को या राइट हार्ट को आप ऊपर से दबा रहे हो, तो उसके अंदर फीलिंग कम है, उनके अंदर ब्लड नहीं आएगा। जब उनकी फीलिंग कम है तो हमारे पास एट द एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कार्डिक आउटपुट है वो भी कम हो जाती है। ठीक है जी, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको पल्मोनी एम्बोलिज्म या टेंशन निमोथोरेक्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है तो पेशेंट में क्या होता है। जेवीपी भाई यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज होती है, क्योंकि जेवीपी तक तो मसला ही नहीं है, मसला है राइट हार्ट से आगे। जब राइट हार्ट से आगे मसला है तो आपका राइट हार्ट पल्मोनी ट्रंक में ब्लड नहीं फेंकेगा, पल्मोनी ट्रंक में ब्लड नहीं फेंकेगा तो पल्मोनी कैपिलरी वेज प्रेशर भी कम होगा, कार्डिक आउट भी इस पेशेंट की कम होगी, और सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, क्योंकि पेशेंट के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। और जो लास्ट था हमारे पास वीनस सैचुरेशन ऑक्सीजन की, वो भी कम हो जाती। दूसरे नंबर बात करते हैं कि सर हमारे पास अगर आपको होता है कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से, किसकी वजह से रीजन आ रहा है, कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से, तो कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से वो बता रहा है कि हमारे पास जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है ये इंक्रीज होता है, क्योंकि ऊपर से वो दबा रहा होता है। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ये भी हमारे पास इंक्रीज है, क्यों? देखो कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर जो आपकी हार्ट है ना, हम आप ये इसकी जो पेरिकार्डियल कैविटी है,
ये पेरिकार्डियल कैविटी क्या करिए, इसको बाहर से दबा रही है, आपके हार्ट को ऊपर से दबा रही है। जब ये आपको हार्ट को ऊपर से दबाएगी तो ये वाली जो ब्लड वेसल है, जिसको हम स्पीरियर वेना केवा कह रहे हैं, इसके अंदर भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो आपकी पल्मोनरी वेन्स हैं यहाँ पर भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब इसको ऊपर से कंप्रेस करोगे तो यहाँ से बैक शंट हो जाएगा, इस तरह लेफ्ट एट्रियम से बैक शंट करेगा पल्मोनी वेन्स के अंदर, जिसकी वजह से पल्मोनी वेन्स का जो प्रेशर होता है वो एलिवेट कर जाता है। ठीक है, जिसको हमने लिखा है सेंट्रल वेनस प्रेशर भी इंक्रीज है, पल्मोनी कैपिलरी वेज प्रेशर भी इंक्रीज है। वही बात करें कि सिंपल सा जब आपके पास कोर कंसेप्ट बन जाता है ना, तो उसके बाद आपको कहीं जहां पर भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो वही बात है, कार्डिक आउटपुट कम है, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस यहाँ पर भी ज्यादा है कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से। अब बातें हैं थोड़ा सा जो ना ट्रिकी है, वो ट्रिकी है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, क्योंकि ऊपर वाले सेम है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के ऊपर आके थोड़ा सा जो ना बातें चेंज होती हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की होती हैं तीन टाइप जो मैंने आपको लिखा है, सेप्टिक शॉक, एनाफ्लेक्टिक शॉक एंड द न्यूरोजेनिक शॉक, जिसको उन्होंने लिखा हुआ सीएनएस इंजरी। तो सेप्सिस की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन की वजह से, या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से अगर ये एक्शन हो रहा हो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहते हैं। ठीक है, और इन सब के अंदर क्या था, मैंने आपको बताया था कि इन सब के अंदर वैसोडाइलेशन बहुत ज्यादा होती है, वैसोडाइलेशन है बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि जो आपकी आर्टरीज होती है ना, उन आर्टरीज के अंदर ब्लड ज्यादा स्टे करता है, आर्टरीज के अंदर ब्लड क्या करता है, ज्यादा स्टे करता है। और अगर आपकी आर्टरीज के अंदर ज्यादा ब्लड होगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा ब्लड की वजह से ज्यादा हमारे पास वैसोडाइलेशन हो रही है, तो जहां पर ज्यादा ब्लड स्टे करेगा, जब यहाँ पर ज्यादा ब्लड स्टे करेगा तो ये लीक आउट भी होता है, मैंने कहा था कि ये लीक आउट करके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाता है। जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाता है तो वहां पर पेशेंट के अंदर आप देखते हो कि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं ना, इनके अंदर आपको रेडनेस नजर आती है स्किन के ऊपर। एक तो रेडनेस होती है क्योंकि ब्लड की जो फ्लो है आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन की तरफ वो ज्यादा होता है, तो पहले तो देख लो सिस्टेमिक वैसोडाइलेशन होती है। दूसरा, आपको यहाँ पर जो एक्सट्रीमिटीज है ना, ये बॉम्ब नजर आएंगी। ऊपर था सर हमारे पास कार्डिक आउटपुट थी कम, वो कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से आपकी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ना, उसके अंदर ब्लड था कम, वो ब्लड कम होने की वजह से कोल्ड एक्सट्रीमिटीज थी। लेकिन यहाँ पर वैसोडाइलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड ज्यादा है, जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड ज्यादा होगा तो आपको यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज टेम्परेचर मिलेगा, इंक्रीज बॉडी बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज मिलेगा। दूसरे नंबर आपको रेडनेस मिलेगी स्किन के ऊपर। ठीक है, तीसरे नंबर आपको जो स्किन है इस पेशेंट की वार्म मिलेगी। अगर सेप्टिक शॉक, एनाफ्लेक्टिक शॉक या आपके पास न्यूरोजेनिक शॉक होगा तो इसकी वजह से आपको जो कोल्ड एक्सट्रीमिटी, सॉरी जो एक्सट्रीमिटीज है वो आपको वैसो जी जी सर वैसोडाइलेशन से टेम्परेचर का ड्रॉप होता है। वैसोडाइलेशन से भाईजान हम ये कह रहे हैं कि वैसोडाइलेशन की वजह से टेम्परेचर किस तरह हो रहा है वो देखो ना। वैसोडाइलेशन हुई, वैसोडाइलेशन की वजह से ब्लड का फ्लो वहां पर ज्यादा बढ़ा है, उस एरिया के अंदर ब्लड ज्यादा गया है। और आपको पता है जब आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर अगर ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है ना, तो वो पार्ट आपको वार्म नजर आता है। और मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर भले अगर 36 या 37 मेंटेन किया हुआ ना, तो ये आपकी जो मेटाबॉलिज्म या जो आपके पास ये ब्लड का फ्लो होता है ना, उसकी वजह से भी ये मेंटेन होता है। तो लेट्स अगर मैं आपके हाथ की तरफ ना ब्लड का फ्लो रोक देता हूँ, मैं आपके हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो रोक देता हूँ, आपका हार्ट हार्ट जो आपका हैंड होगा वो उसी टाइम कोल्ड हो जाएगा। अगर आप इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करते तो जो बंदों की डेथ हो जाती है, जो मुर्दा होते हैं या डेड बॉडी होती है, उसकी जो बॉडी होती है वो वार्म होती है कोल्ड होती है। जी डॉक्टर साहब, वो आई थिंक कूल्ड होगी। कोल्ड होगी ना, क्योंकि उनका हार्ट पंप नहीं करता। जब हार्ट पंप नहीं करता तो पूरी बॉडी को वो ब्लड नहीं सप्लाई कर रहा होता, ऑक्सीजनेटिव ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा होता। तो जिसकी वजह से उस पेशेंट की एक तो मेटाबॉलिज्म रेट भी रुक जाती है, उस वजह से भी कोल्ड हो जाती है। दूसरा जो ब्लड का फ्लो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से भी आपको कोल्ड बॉडी मिलती है। तो यहाँ पर भी जिस भी एरिया की तरफ ब्लड का फ्लो कम होगा कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है। अगर वहां पर ब्लड जो वैसोडाइलेशन है, तो इस एरिया के अंदर अगर नॉर्मली मैं कहता हूँ 100 ml ब्लड यहाँ पर आता था, तो अब यहाँ पर 500 ml ब्लड यहाँ पर आके डिपॉजिट हो रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर। जब इतना ब्लड डिपॉजिट होगा तो ये क्या करेगा, इस एरिया के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ज्यादा ब्लड है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगी, ज्यादा आपके पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज मिलता है जिस एरिया की तरफ ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है। ठीक है, वैसे ये सेप्टिक शॉक जो एनाफ्लेक्टिक शॉक होते हैं पूरी बॉडी का टेम्परेचर इनका एलिवेट हुआ होता है, तो इसलिए आपने यहाँ पर वार्म एक्सट्रीमिटीज याद रखनी है। ठीक है, बाकी सबके अंदर कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होती है। दूसरी बात करते हैं कि सर इस पेशेंट के अंदर जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है या जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा।
सर पैरामीटर है कि स्टार्ट के अंदर ये है अर्ली सिम्टम जो ऊपर वाली है कि इस पेशेंट के अंदर सर जो हमारे पास सेंट्रल वीनस प्रेशर वो डिक्रीज होगा क्योंकि जो वीनस इंटर्न है वो कम है, पल्मोनिक कैपिलरी वेज प्रेशर भी कम होगा। पेशेंट के अंदर ये देखो, इस पेशेंट के अंदर कार्डिक का आउटपुट इंक्रीज होगी। डॉक्टर साहब बात पे जरा फोकस कीजिएगा, यहाँ पर आपके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ पर सर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट आपका क्या है, नॉर्मली कॉन्टैक्ट कर सकता है, हार्ट आपका नॉर्मली कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब जब वीनस इंटर्न कम जाता है ना, तो स्टार्ट के अंदर आपका हार्ट पता है क्या करता है, वो जोर जोर से कॉन्टैक्ट करता है। जब आपके हार्ट की तरफ कम ब्लड जाता है, जब कार्डिक आउटपुट कम होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो वो क्या करता है, आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। क्योंकि आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपका हार्ट काफी ज्यादा हार्ट के अंदर काफी ज्यादा हार्ट रेट इंक्रीज होती है, तो आपकी कार्डिक आउटपुट को स्टार्ट के अंदर इंक्रीज रखता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपके पास कार्डिक आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो जाए, सॉरी, जब आपके पास जो ब्लड सर्कुलेशन से वीनस रिटर्न बहुत ज्यादा कम हो जाए ना, तो फिर पेशेंट की ये जो कार्डिक आउटपुट है ना, ये कम हो जाती है। इसके आगे लिखो, ये पुरानी बुक्स है ना जो, उनके अंदर उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है, ऐसे पहले इंक्रीज है फिर डिक्रीज है, लेकिन ये लेटेस्ट बुक के अंदर उन्होंने सिर्फ इंक्रीज लिखा हुआ है, तो लेकिन इसके आगे आपने डिक्रीज लिखना है। आगे बात करते हैं सर सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। जो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस भाई सब में इंक्रीज होती है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो वेजोडाइलेशन है वही बहुत ज्यादा स्फीयर होती है। यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन को नहीं करवा सकता, क्योंकि भाई वेजोडाइलेशन यहाँ पर आपकी बैक्टीरिया की वजह से हुई है, वहां पर स्फीयर वेजोडाइलेशन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो सारे फैक्टर्स के अंदर अगर आप नोटिस करो ना, तो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन सिर्फ आपके पास यहाँ पर डिक्रीज है। उसका रीजन ये होता है, यहाँ पर वेजोडाइलेशन होती है, ऊपर वालों के अंदर वेजोडाइलेशन नहीं होती। लास्ट पे आते हैं सर, मैंने आपको कहा था कि सबके अंदर वीनस कंजेशन, सॉरी, जो वीनस ब्लड सैचुरेशन है वो ऑक्सीजन की कम होती है, यहाँ पर ज्यादा होती है। उसकी रीजन होता है कि वेजोडाइलेशन है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटिव ब्लड ज्यादा होता है, और ऑक्सीजनेटिव ब्लड जब यहाँ पर ज्यादा होता है आर्टरीज के अंदर, तो वेन्स के अंदर भी ऑक्सीजनेटिव ब्लड ज्यादा होता है, वो ज्यादा ऑक्सीजन को वहां से ड्रेन नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला फैक्टर इंक्रीज होता है, बाकी सब में ये डिक्रीज होता है। दूसरे नंबर हमारे पास अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जिसको हम न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं, तो इसमें सेंट्रल वीनस प्रेशर भी कम है, पल्मोनिक कैपिलरी वेज प्रेशर भी कम है, इस पेशेंट में कार्डिक आउटपुट भी कम है, इस पेशेंट के अंदर सिस्टेमिक वस्कुलर, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं ना काम कर रहा है, आपकी कार्डिक आउटपुट को भी उसने मेंटेन करना था, आपके पास सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस को भी उसने मेंटेन करना, तो अब ये दोनों तो डायरेक्टली डिक्रीज हो जाते हैं, ये दोनों तो डायरेक्टली डिक्रीज है। जब आपके पास सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, तो बच्चों आपका जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है ये भी कम हो जाएगा। जब सेंट्रल वीनस प्रेशर कम होगा, तो आपका जो पल्मोनिक कैपिलरी वेज प्रेशर है ना, ये भी कम हो जाता है। तो ये इस तरह रिलेट करता है। तो वो कह रहा है कि इस पेशेंट के अंदर जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो स्टार्ट के अंदर नॉर्मल होती है, बाद में जाके वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पेशेंट की ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा ब्लड स्टे करता है, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन उनको होती है ना, वो अच्छी अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है। जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो ये एसवीआर की सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ये भी कम हो गया इसमें। जी जी डॉक्टर साहब देखें, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करता। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपकी हार्ट रेट को भी इंक्रीज करवाता है और आपकी ब्लड वेसल्स को भी कंस्ट्रिक्ट करता है। अब ना आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ना आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगी। जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, तो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस है डिक्रीज हो जाएगी। जब हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होगी, तो आपकी जो कार्डिक आउटपुट है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना। आज का हमारा शो का ब्यूटीफुल सा जो कंसेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने कोशिश की है कि इसका कोर कंसेप्ट भी हम समझें और किस तरह हमने इसको अप्लाई करना है, और मैंने आपको ये जो चार्ट यूएस फैमिली के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है वो भी बता दिया, और उसकी एक एक चेंज का रीजन भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी।